दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव ओलंपस। आइए हम बात करते हैं आज क्वेश्चन आंसर्स के प्रियम्बल को लेके। पिछले सेशन में हमने बात की थी प्रियम्बल के बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट्स को लेके, जैसा कि कौन से वर्ड्स इसमें हैं, कहाँ से लिया गया है, कौन कौन से इसमें किस मेंबर्स ने प्रियम्बल को किस वर्ड से डिनोट किया है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूडेड है, इसको पार्ट माना गया कि नहीं माना गया। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे जो कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। तो और ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछा ही गया है, कहीं ना कहीं आया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या होता है। और एक बात और, आपको लाइक करना है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है, और किसी भी क्वेरी को लेकर कमेंट भी करना है। तो आई होप आप लोग ये सब फॉलो करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे साथ ही साथ। और आइए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड इन अ प्रियम्बल बाय द, यानी कहने का मतलब द सोशलिस्ट वर्ड है, ये हमने प्रियम्बल में कब ऐड किया था, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। जैसा कि आप लोग को पता है, जो ओरिजिनल हमारा एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 में, उसमें उसमें 3 वर्ड नहीं एडेड थे, और बाकी हम लोग ने कुछ अमेंडमेंट किए थे 1976 में। तो उस कौन सा अमेंडमेंट था ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए, क्या वो 42 अमेंडमेंट एक्ट था 1976 वाला, कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, कि 32 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, की 62। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 होगा, जो कि किसके बीच में था, केशवानंद भारती केस वाला जो केस था वो यही था। इसमें ही ऐड किया गया था हमारा सोशलिस्ट वर्ड, और साथ ही साथ और भी 3 वर्ड थे, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स थे। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड नहीं इंक्लूडेड है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं इंक्लूडेड है। जल्दीबाजी में आप लोग गड़बड़ मत करिएगा। नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल, यानी प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड नहीं मेंशन है। क्या वहाँ पे हमें सोशल जस्टिस मेंशन है? जस्टिस के अंदर हमें क्या सोशल जस्टिस मिलता है? जी हाँ, वहाँ पे सोशल जस्टिस भी था। क्या इकोनॉमिक जस्टिस था? जी हाँ, इकोनॉमिक जस्टिस भी था। पॉलिटिकल जस्टिस भी था, और रिलीजियस जस्टिस नहीं था। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा रिलीजियस जस्टिस होगा। यहाँ पे क्या बताना हमें, नॉट मेंशन। हमारे प्रियम्बल में जस्टिस में जब हमें ऑब्जेक्टिव देखा था तो उसमें कौन सा जस्टिस में देखा था, सोशल जस्टिस भी मिल रहा था, इकोनॉमिक जस्टिस भी मिल रहा था, पॉलिटिकल जस्टिस भी, मगर रिलीजियस जस्टिस वहाँ पे मेंशन नहीं था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। द क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कहने का मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कहना क्या चाह रहा है, उसको लेके हमारा वो ऑब्जेक्टिव किस में मेंशन है। क्या वो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, कि प्रियम्बल में मेंशन है, कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, की पार्लियामेंट में मेंशन है। तो इसमें तो आपको जैसे पता है कि ऑप्शन ए में फंडामेंटल राइट्स है, तो ये ऑप्शन गलत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट्स के लिए है, और पार्लियामेंट से रिलेटेड है हमारे। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा प्रियम्बल होगा। प्रियम्बल में ही हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव हमारे जो हैं वो किस में मेंशन है, हमारे प्रियम्बल्स में रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले अपना जजमेंट दिया था और कहा था कि प्रियम्बल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए बेरूबरी केस था, ऑप्शन बी सज्जन सिंह केस था, कि गोकलनाथ केस था, कि केशवानंद भारती केस था। तो हमने जब सेशन में बात की थी तो इन दोनों के बारे में बात नहीं की थी। हमने बात केशवानंद भारती केस से हमें ये पता चलेगा ये पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या था हमारा, ये पार्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे हमें ये पता चला केशवानंद भारती केस से। मगर बेरूबरी केस में जो 1960 में हुआ था उसमें हमें पता चला था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरूबरी, क्योंकि यहाँ पे नॉट मेंशन है, नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट में जजमेंट कब आया था, बेरूबरी में आया था कि प्रियम्बल हमारा पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस पार्ट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। फंडामेंटल राइट को क्या कहा गया हमारे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जी नहीं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल नहीं किया है। डीपीएसपी में देखा जाए तो इसमें भी नहीं कहा गया है, तो ये दो तो गलती हो गए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसे तो हार्ट एंड सोल कहा गया था, किसके द्वारा? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये किस में मेंशन है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 32 में मेंशन है। तो ये हार्ट एंड सोल है, इसमें हार्ट भी है एंड सोल भी कहा गया है, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हुई? सोल की बात हुई है। तो सोल क्या हमारा किसमें मेंशन है? ये प्रियम्बल में मेंशन है। प्रियम्बल को हमने क्या कहा था? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और किन्होंने कहा था ये सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? तो इनका नाम था पंडित ठाकुर दास भार्गव। पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया था कि ये हमारा जो प्रियम्बल है ये हमारा क्या है? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इंडिया हैज पीपल्स सोवरेनिटी बिकॉज ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड। अब बताइए कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस वर्ड से स्टार्ट होता है? हमारा प्रियम्बल जो है अगर पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या दर्शाता है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ना तो डेमोक्रेटिक बोलते हैं सबसे स्टार्टिंग होती है, ना रिपब्लिक ऑफ द पीपल होते हैं, ना डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल से स्टार्ट होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग। यहाँ पे देखिए सोवरेनिटी को दर्शाने के लिए वी द पीपल ऑफ द इंडिया कहा गया है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि सोवरेनिटी, अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा सोवरेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन ऑर्डर दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जस्टिस कितने तरीके के थे हमारे पास? सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। लिबर्टी कितने तरीके थे, इक्वालिटी कितने तरीके की थी, और फ्रेटर्निटी कितने तरीके की थी, ठीक है। तो जस्टिस की अगर बात करते हैं तो हमें कैसे मिलती है? सोशल मिलती है, इकोनॉमिक मिलती है एंड पॉलिटिकल मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी तीन तरह के जस्टिस हो गए। अगर लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी में हम बात कर लेते हैं। तो लिबर्टी में हमें कौन कौन सी लिबर्टी मिलती थी? लिबर्टी ऑफ फेथ, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, ये 5 तरह की हो गई। इक्वालिटी कहती थी हमें कैसे? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हमारा ब्रदरहुड, तो ये डिग्निटी को मेंशन करता था, तो ये एक तरह की होती थी, ठीक है, डिग्निटी ऑफ द नेशन। तो ये हमारा देखिए कितना हो गया, तो 3 यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे और 1 ऐसे। तो इसमें देखिए 3, 5, 2, 1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए। तो कितने तरह की जस्टिस हो गए हमारे? 3 तरह के लिबर्टी, 5 तरह की इक्वालिटी, 2 तरह की और फ्रेटर्निटी 1 तरह की। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। और गाइस आप लोग को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी मेंशन करना है कि आप लोग ने 15 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉयडर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी किस तरह की लिबर्टी हमारे प्रीएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। अभी हमने बात की है कौन कौन सी लिबर्टी ऑफ थॉट्स मेंशन है। जी हाँ, लिबर्टी ऑफ थॉट्स मेंशन, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी मेंशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीव भी मेंशन है, और कौन सी थी? फेथ थी, और एक क्या था? वर्शिप था। ये 5 तरह के थे। क्या इकोनॉमिक लिबर्टी हमारा मेंशन था? जी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे कहा नॉट एम्बॉयडर्ड, यानी कौन सा शामिल नहीं किया गया हमारी लिबर्टी में। तो इकोनॉमिक लिबर्टी में इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Who called the political horoscope to the preamble, यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसको कहा गया है प्रीएम्बल में, यानी किसने कहा प्रीएम्बल को हॉरोस्कोप? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, के एम मुंशी के द्वारा, के अर्नेस्ट बारकर के द्वारा, कि पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा? तो आपको मालूम है कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप जिन्होंने कहा है प्रीएम्बल को वो कौन थे? के एम मुंशी थे। के एम मुंशी क्या थे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग मेंबर कमेटी के मेंबर भी थे। ये मेंबर किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये क्या थे? मेंबर भी थे साथ साथ, के एम मुंशी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के एम मुंशी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट वाज द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल status of the Indian Republic on 26 January 1950 when the Constitution came into the force। अभी सबसे पहले मैंने बात की थी जब 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे थे तो उसमें हमें पता है कि 3 वर्ड हमने बाद में ऐड किए। कौन कौन से वर्ड थे आप लोग को बेशक पता ही होगा, कौन कौन से 3 वर्ड थे, वो हम लोग ने बाद में ऐड किए थे। उससे पहले यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का स्टेटस कैसा था, तो ये हमें पता करना है कि कैसी कंट्री थी हमारी, डेमोक्रेटिक भी थी, रिपब्लिक थी। ऑप्शन नंबर बी सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर सी सोवरियन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर डी सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमें जैसा पता है कि हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में जो था उसमें हमने 3 वर्ड ऐड किए थे। कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमने ऐड किया था। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो देखिए, तो जहाँ पे सोशलिस्ट है, सेकुलर हो, इंटीग्रिटी है, वो तो हट जाएगा सबसे पहले। सोवरियन था कंट्री? जी हाँ। सोशलिस्ट है? जी नहीं, ये तो नहीं था। तो ये ऑप्शन नंबर डी पहले ही कैंसिल होगी। सोवरियन, सेकुलर, सेकुलर भी था हमारा उस समय क्या? जी नहीं, उस समय तो नहीं था। अब देख लेते हैं सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या ऐसी थी क्या हमारी कंट्री? ये क्या ये 3 वर्ड मेंशन है ऑप्शन में? जी नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन भी गलत है। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? सोवरियन कंट्री थी, डेमोक्रेटिक थी, रिपब्लिक थी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखा जाए कब का? 26 जनवरी 1950 का, उस समय का स्टेटस अगर देखा जाए तो हमारा कैसा था? सोवरियन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री थी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारा। तो के एम मुंशी वॉज रिलेटेड टू, के एम मुंशी, अभी मैंने जस्ट बताया था कुछ ही क्वेश्चन पहले कि के एम मुंशी किस कमेटी से बिलोंग करते थे। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी में थे, प्रियम्बल कमेटी में थे, पब्लिक अकाउंट कमेटी में थे, कि इनमें से कोई कमेटी नहीं थी? तो अभी जैसे हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल में अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा था? के एम मुंशी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। और साथ ही साथ ये क्या किस कमेटी से बिलोंग करते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे ये। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि यहाँ पे मीनिंग बतानी है। व्हाट डज सोशल इक्वालिटी मीन्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या निकलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? सोशल इक्वालिटी क्या हमें लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है? जी नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है। लैक ऑफ इक्वालिटी, ये भी नहीं है। नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। देखिए अब देखते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है? सभी वर्गों को इक्वली हमें अपॉर्चुनिटी देना है, ठीक है, अवसर प्रदान करने हैं, बराबरी के सबको बराबर के अवसर प्रदान करने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यानी सोशल इक्वालिटी का मतलब ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी सभी वर्गों के लिए हम इक्वल समानता अवसर प्रदान करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोशल इक्वालिटी का मतलब। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी जो लैंग्वेज हमारी, ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे लैंग्वेज की बात की है, प्रियम्बल की बात नहीं की है कि लैंग्वेज ऑफ द इंडियन प्रियम्बल कहाँ से ली गई है, किस देश से ली? क्या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? अगर बात कर लेते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को और क्या कहते हैं हम? बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, बिल ऑफ राइट भी कहते हैं। बिल ऑफ राइट्स भी होता है ये, ठीक है। क्या हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लैंग्वेज ली है, कि कनाडा से ली है, कि ऑस्ट्रेलिया से ली है, कि आयरलैंड से ली है? तो देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है आपको पता है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल लिया है हमने, ठीक है, बोरो किया है। मगर इसकी जो लैंग्वेज है प्रियम्बल की हमारी, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन। आयरलैंड से हमने और भी चीज़ें ली है, DPSP लिया गया है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। तो लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर
पूछा जाए कि अगर प्रियम्बल कहाँ से लिया गया तो हम कहेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, या बिल ऑफ राइट्स भी आपको देखने को ऑप्शन में मिल जाता है कभी कभार। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है। द वर्ड सोवरियन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। अब बात करनी है सोवरियन कहाँ से लिया गया। ये जो वर्ड सोवरियन है वो हमने किस कंट्री से फॉलो किया है, तो अब देखते हैं क्या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, कि आयरलैंड से। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है। क्या ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से? जी नहीं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी नहीं। आयरलैंड से लिया गया है? क्या लगता है आयरलैंड से होगा? जी नहीं, आयरलैंड से भी नहीं लिया गया है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस से लिया हमने, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। क्या लिया है? वर्ड सोवरियन, जो वर्ड लिया हमने सोवरियन, वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई अपना लास्ट क्वेश्चन है गाइस। आप लोग को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कोई भी नोटिफिकेशन आए उसके लिए अपडेट रहने के लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। और कोई भी क्वेरी रहती है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सिटिंग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन केम, यानी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कौन सी थी वो? क्या वो फर्स्ट सिटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, सेकंड थी, कि थर्ड सिटिंग की थी, फोर्थ सिटिंग थी? जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड सिटिंग। थर्ड सिटिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब वो लेके आए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय पंडित नेहरू, उसी को हमने बाद में 22 जनवरी 1947 को इसको एज अ प्रियम्बल अडॉप्ट किया। तो इस किसके द्वारा लाया गया था? पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया था। कब लेके आया गया था? 13 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा थर्ड सिटिंग में। तो गाइस ये था हमारा प्रियम्बल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। और अगर कोई भी क्वेरी रहती तो आप प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, और अपना स्कोर तो ज़रूर से ज़रूर मेंशन करिए कि आपने कितना स्कोर किया है इस क्वेश्चन आंसर्स के। 15 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कम भी मार्क्स रहते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, एक बार आप फिर से थ्योरेटिकल पार्ट को रिवाइज करिए, फिर से इसको सॉल्व करिए। आई होप कि आप लोग बहुत ही बेहतर करेंगे और बेहतरीन स्कोर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।